नमस्कार बच्चों, मैं महावीर सिंह नटवाड़िया, लेक्चरर केमिस्ट्री, और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11 का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, यानी कि मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। बच्चों, आपने छोटी क्लास में कुछ ऐसे परिवर्तनों के बारे में सुना होगा, जैसे कि दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग का लगना और गन्ने का रस का ज़्यादा समय तक पड़े रह जाने पर सिरके में बदल जाना। ऐसे जो परिवर्तन हैं ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं और इनका अध्ययन रसायन विज्ञान के माध्यम से ही किया जाता है। रसायन विज्ञान की परिभाषा जो है वो हॉफमान ने कुछ इस प्रकार दी है कि अनेकों अणुओं के बनने और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान केवल 100 तत्वों का विज्ञान ही नहीं, बल्कि उनसे बनने वाले लाखों यौगिकों का विज्ञान भी है। यानी कि हम केमिस्ट्री में केवल 100 तत्व जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनको हम आवर्त सारणी में व्यवस्थित करते हैं, केवल उनको पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ उनके आपस में संयोग करके, क्रिया करके जो लाखों प्रकार के यौगिक बनते हैं उनको पढ़ना भी है। अर्थात हम केमिस्ट्री में तत्व और तत्व से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। रसायन विज्ञान में अगर हम बात करें कि रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री कैसे हुआ है, तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले करीबन 1300 से 1600 ईस्वी के आसपास, 1300 से 1600 ईस्वी में शब्द आया कीमिया। 1300 से 1600 ईस्वी के पास हमारे पास शब्द आया कीमिया। इस शब्द से ही आपका शब्द केमिस्ट्री बना है। कीमिया शब्द से, कीमिया एक ग्रीक शब्द है जिससे ही क्या बना है, केमिस्ट्री बना है। भारत के अंदर रसायन विज्ञान को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में इसे रस विद्या, रसतंत्र और रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता रहा है। इन 3 नामों से प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान को जाना जाता था। प्राचीन समय से ही हम जैसे मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे, तो मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में जिप्सम का उपयोग लिया जाता था, जिसे चूना, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर बनाया जाता था। तो प्राचीन भारत में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उनको बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता था और जिप्सम बनता था आपके चूना, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका मतलब हम प्राचीन समय से ही भारत में रसायन विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के लिए करते आ रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में फेयंस नाम का एक यौगिक होता था, जिसे हम कांच के जैसा दिखने वाला, जिसे हम आभूषणों आदि के निर्माण में काम में लेते थे। फेयंस नाम का एक यौगिक था जो कांच के समान दिखता था, जिसे हम आभूषण और अन्य सजावटी सामानों को निर्माण में इसका उपयोग
करते आए हैं। इसके अलावा हमारे प्राचीन भारत में टिन और आर्सेनिक का उपयोग, टिन और आर्सेनिक का उपयोग कॉपर को कठोर बनाने में किया जाता रहा है। अर्थात कॉपर के बर्तनों को या इससे बनने वाले औजारों को कठोर बनाने के लिए उनमें हम टिन और आर्सेनिक प्राचीन समय से मिलाते आ रहे हैं। ये भी इस बात का एक प्रमाण है कि काफ़ी लंबे समय से भारत में रसायन विज्ञान का प्रचलन रहा है। इसी प्रकार उत्तर भारत के अंदर काली मिट्टी से बने बर्तन, उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई में मिले काली मिट्टी के बर्तनों की चमक, काली मिट्टी के वहाँ पे कुछ बर्तन पाए गए जिन पे एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती थी। इस चमक को वापस आज के समय में उत्पन्न कर पाना और इसके रसायनों का पता लगा पाना आज भी एक रहस्य है। यानी कि हम आज भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये इतनी बढ़िया चमक किस प्रकार से प्राचीन भारत के लोग उत्पन्न किया करते थे और इन बर्तनों पर उसे लाया करते थे। तो ये हमारी एक रासायनिक जो ज्ञान है उसकी समृद्धता को दर्शाता है कि कैसे हमारा रासायनिक ज्ञान प्राचीन भारत में बहुत ही समृद्ध था। प्राचीन भारत से ही हम अम्लों जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HNO3 गंधक का उपयोग करते आ रहे हैं। इनका उपयोग हम बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमारे उपनिषद, जिसे हम रसो उपनिषद कहते हैं, रसो उपनिषद में रसोपनिषद में जिक्र है आपके बारूद के निर्माण का, बारूद बनाने की प्रक्रिया का जिक्र रसोपनिषद से आता है, जो कि एक बहुत ही पुराना ग्रंथ है। साथ में ही तमिल जो ग्रंथ हैं, तमिल ग्रंथों के अंदर गंधक का निर्माण का जिक्र मिलता है। इसके साथ एक चारकोल सॉल्ट पीटर का जिक्र तमिल ग्रंथों में मिलता है। चारकोल सॉल्ट पीटर का, जिसे हम चारकोल सॉल्ट पीटर, जिसे हम KNO3 के नाम से जानते हैं। तो KNO3 चारकोल सॉल्ट पीटर गंधक का जिक्र तमिल ग्रंथों में मिलता है। हमारे पुराने वैज्ञानिक, जिनमें से एक बहुत ही ख्याति प्राप्त और बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के धनी नागार्जुन रसायनक थे, एक बहुत ही बेहतरीन रासायनिक के रूप में इनको हम जानते हैं। नागार्जुन की पुस्तक रसायन नागार्जुन एल्केमी, धातु निष्कर्षण के ज्ञाता थे। नागार्जुन एल्केमी और धातु निष्कर्षण के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इनकी पुस्तक रसारत्नम में इन्होंने सोना, चांदी और तांबे जैसे तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत और प्रक्रिया की व्याख्या की है। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक रसारत्नम में सोने, चांदी और कॉपर जैसे तत्वों के निष्कर्षण की व्याख्या की है।
800 CE में प्रकाशित पुस्तक रसार्णवम में विभिन्न प्रकार की भट्टियों और क्रूसिबल का जिक्र है। 800 CE में प्रकाशित पुस्तक रसार्णवम में क्रूसिबल और विभिन्न प्रकार की भट्टियों का जिक्र है। इसी प्रकार कक्रपाणि ने मर्क्यूरिक सल्फाइड, मरकरी यानी कि पारे के विभिन्न यौगिकों का संश्लेषण किया, जिनमें मर्क्यूरस सल्फाइड प्रमुख है। साथ ही इन्होंने साबुन का भी निर्माण किया। साबुन का निर्माण उस समय में नागार्जुन एल्केमी, धातु निष्कर्षण के ज्ञाता थे। नागार्जुन एल्केमी और धातु निष्कर्षण के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इनकी पुस्तक रसारत्नम में इन्होंने सोना, चांदी और तांबे जैसे तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत और प्रक्रिया की व्याख्या की है। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक रसारत्नम में सोने, चांदी और कॉपर जैसे तत्वों के निष्कर्षण की व्याख्या की है। 800 CE में प्रकाशित पुस्तक रसार्णवम में विभिन्न प्रकार की भट्टियों और क्रूसिबल का जिक्र है। 800 CE में प्रकाशित पुस्तक रसार्णवम में क्रूसिबल और विभिन्न प्रकार की भट्टियों का जिक्र है। इसी प्रकार कक्रपाणि ने मर्क्यूरिक सल्फाइड, मरकरी यानी कि पारे के विभिन्न यौगिकों का संश्लेषण किया, जिनमें मर्क्यूरस सल्फाइड प्रमुख है। साथ ही इन्होंने साबुन का भी निर्माण किया। साबुन का निर्माण उस समय में सरसों के तेल, अरंड के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर किया जाता था। तो कक्रपाणि के द्वारा मर्क्यूरस सल्फाइड, जो कि एक पारे का यौगिक है, और साबुन का आविष्कार किया गया। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिनका जिक्र आपने अपने सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा होगा, इनके अंदर जो पेंटिंग हैं, उन पेंटिंग पर जो चमक है वो आज भी इतनी नई प्रतीत होती है कि जैसे इनका निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ हो। तो ये हमारी रासायनिक समृद्धता का प्रतीक है कि कैसे उन्होंने
ऐसे तत्वों को, ऐसे यौगिकों को बनाया था जिनसे इतने लंबे समय तक टिकने वाली चमक का निर्माण हो पाता है। वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक वृहत संहिता में विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण का, विभिन्न प्रकार के पेंटिंग द्रव्यों के निर्माण का व्याख्या की गई है। इसलिए वृहत संहिता को विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। वृहत संहिता को विश्वकोश की, एनसाइक्लोपीडिया की परिभाषा दी जाती है, क्योंकि इसमें पेंटिंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न द्रव्य जिनका कि निर्माण फूल, पत्ती, पौधे और छाल इत्यादि से किया जाता था, इनका जिक्र है। इसके निर्माण के दौरान फूल, पत्ती, पौधे, छाल का उपयोग करते हुए इनमें विभिन्न प्रकार के रेजिन मिलाकर पेंटिंग द्रव्य बनाए जाते थे। उनकी व्याख्या वृहत संहिता में वराहमिहिर के द्वारा की गई है। साथ ही इनके द्वारा नहाने के द्रव्य, टेल्कम पाउडर इत्यादि के निर्माण की भी व्याख्या की गई है। इसके बाद के रसायनज्ञ कणाद, जिनका कि वास्तविक नाम कश्यप था, इनके द्वारा परमाणु की व्याख्या की गई। इन्होंने परमाणु को सबसे पहले अविभाज्य कण के रूप में परिभाषित किया। परमाणु को अविभाज्य कण के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। इनके द्वारा परमाणु का जो परिभाषण किया गया वह करीब जॉन डाल्टन से, जिनको हम आज परमाणु की परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, उनसे, जॉन डाल्टन से करीब 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने यह परिभाषा दी। तो ये एक प्रकार से दर्शाता है कि कणाद अपने समय के कितने आगे के वैज्ञानिक थे, कितने समृद्ध उनका ज्ञानकोश था। इनके द्वारा लिखित पुस्तक, कणाद के द्वारा लिखित पुस्तक विशेषिका सूत्र है, जिसमें परमाणु की व्याख्या की गई है। और आयुर्वेद के साहित्य में से, आयुर्वेद के शास्त्रों में से प्रमुख चरक संहिता, जिसमें विभिन्न प्रकार के इलाज के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है, ये हमारे रसायन विज्ञान के विस्तृत ज्ञान और उसके उपयोग को दर्शाता है। तो इससे हमने देखा कि किस प्रकार हमारे रसायन विज्ञान बहुत पुराने समय से भारत में प्रचलित रहा है और भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। आप इसके बहुत अच्छे उदाहरणों में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मंदिरों में, पुराने मंदिर जैसे उनमें, या फिर अजंता एलोरा की गुफाओं में, या फिर उत्तर भारत में खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों से आप देख सकते हैं कि कितना समृद्ध रसायन विज्ञान हमारा रहा है और कितना अच्छा ज्ञान उस समय के वैज्ञानिकों को भी था। जो आज हम परमाणु का जिक्र पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या भी भारतीय वैज्ञानिक कणाद के द्वारा करीबन
जॉन डाल्टन से, जिन्होंने 1884 के आसपास के समय में परिभाषित किया परमाणु को, उनसे 2500 वर्ष पूर्व परमाणु को कणाद परिभाषित कर चुके थे अविभाज्य कण के रूप में। तो बच्चों, हमने इसमें सीखा रसायन विज्ञान का भारत में इतिहास और उसका विकास यहाँ पर कैसे हुआ है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का महत्व। धन्यवाद।